भोरपुर में पीलू चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। उनके एक छोटा बच्चा भी था। दही जमाने में बहुत अच्छी महारत हासिल कर रखी थी। उसका बनाया हुआ दही दूर दूर से पक्षी आकर खरीदते थे और उसके पति का एक डेयरी फार्म था जिसके दूध से पीलू चिड़िया दही जमाया करती थी। पीलू चिड़िया की कामयाबी से कालू कौवा बहुत चिढ़ता था और वो कुछ न कुछ मौका ढूंढता रहता था जिससे उसका धंधा खराब हो सके, लेकिन अभी तक उसे कोई कामयाबी नहीं मिली थी। काम धंधा बढ़ता देखकर पीलू चिड़िया का पति 2-4 गाय और भैंस और खरीद ले आया। एक बार हरिया तोता उसकी दुकान पर आता है। पीलू बिटिया, तुमने दही का व्यापार करके बहुत अच्छा किया है। ये कालू कौवा जो दही जमाता था वह बहुत ही बकवास होता था, कड़वा होता था। तुम्हारा दही तो लाजवाब मीठा होता है। चलो अब आधा किलो पैक कर दो मेरे लिए। ऐसा सुनकर पीलू चिड़िया बहुत खुश होती है। हरिया काका, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। मैं आपको मलाईदार दही देती हूँ। कालू कौवा पीलू चिड़िया की सफलता को देखकर एक बार फिर चिढ़ जाता है। एक बार कड़क सेठ पीलू की दुकान पर आता है। सब लोग कड़क सेठ को देखकर थोड़े घबरा जाते हैं। कड़क सेठ वहाँ का जमींदार था। पीलू जी, हमने सुना है आपका बनाया हुआ दही बहुत स्वादिष्ट होता है। उसकी लस्सी लाजवाब बनती है। जी मालिक, आपने बहुत सही सुना है। मैं बहुत होशियारी से दही जमाती हूँ, बहुत सावधानी से इसका रख रखाव करती हूँ, इसलिए इस दही का स्वाद बहुत अच्छा होता है। अच्छा ऐसा है तो थोड़ा दही हमें चखाओ। क्यों नहीं, ये लीजिए, ये दही चख के देखिए। कड़क जब पीलू के जमाए हुए दही को चखता है तो वो बहुत खुश होता है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आता है और जमींदार की चाटुकारिता करने लगता है। अरे मालिक, आप यहाँ एक बार मेरे जमाए हुए दही को भी चख लीजिए। कड़क जब कालू कौवे के जमाए हुए दही को चखता है, अथू, अरे इतना कड़वा दही, तुम जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। इससे डरकर कालू कौवा वहाँ से तुरंत भाग जाता है। कड़क पीलू की ओर देखकर कहता है, पीलू जी, हमारे घर में त्योहार है, आप हमें 50 पैकेट दही दीजिएगा। याद रखे, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी दुकान बंद करवा देंगे। नहीं मालिक, आपको टॉप क्वालिटी का दही मिलेगा। पीलू चिड़िया खुशी खुशी घर आती है और अपने पति के साथ वो कड़क जी के लिए दही जमाती है। फिर कुछ काम आने के कारण दोनों घर से बाहर जाते हैं। कालू कौवा मौके की तलाश में उनके घर के बाहर ही था। जैसे ही वो देखता है कि दोनों घर से बाहर गए हैं, वो उनके घर में चुपचाप खिड़की से घुस जाता है। उसके हाथ में 2 नींबू होते हैं। हाँ, ये लोग बहुत ज्यादा कामयाब हो रहे हैं। मैं इनको कड़क की नजर में गिरा दूंगा और फिर इनकी दुकान बंद हो जाएगी। फिर देखता हूँ इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे। ऐसा कहकर वो नींबू को दही में निचोड़ने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद जब पीलू और उसका पति घर लौटते हैं तो वो अपने बच्चे को चखने के लिए दही देते हैं। तू मम्मी पापा, ये दही तो बहुत कड़वा है। आप लोग कब से ऐसा कड़वा दही जमाने लगे? ये सुनकर पीलू और उसका पति घबरा जाते हैं। पीलू सोचती है, हे भगवान, अब कड़क जी तो हमारी दुकान बंद करवा देंगे। ये दही तो पूरी तरह से खराब हो गया है। लेकिन ये दही खराब कैसे हुआ? हम तो इतनी सावधानी से जमा रहे थे, ये तो मीठा होना चाहिए था। अब जो भी हुआ, अब भगवान ही हमें बचा सकते हैं। ऐसा कहकर वो एक दही के बर्तन को अपने खेत में लेके जाती है और वहाँ पर मिट्टी में डाल देती है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, आप ही हमारी लाज बचाइए। अगले दिन पीलू जब खेत में जाती है तो खेत से बहुत सारे दही के पैकेट निकल आते हैं। ये देखकर वो और उसका पति हैरान रह जाते हैं और खुश भी होते हैं। उन दही के पैकेट्स को वो दोनों पति पत्नी तोड़ते हैं और कड़क को दे आते हैं। कड़क के घर में त्योहार चलता रहता है। दोनों पति पत्नी घबराए हुए होते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। जैसे ही कड़क और उसके घर परिवार वाले दही चखते हैं तो वो पीलू और उसके पति को बहुत शाबाशी देते हैं और तारीफ करते हैं। अरे ऐसा मीठा दही तो लाजवाब है, हमने तो ऐसा दही कभी नहीं खाया। पीलू अपने पति को देखकर मुस्कुराती है। इस तरह से कालू कौवे का प्लान फेल हो जाता है और आखिर में उसे अपनी दुकान बंद करके जाना पड़ता है।
एक समय की बात है। एक शहर में चंपक नाम का एक शेर पापा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे भी थे जिनका नाम रिंकू और पिंकी था। चंपक के अंदर एक बहुत ही गंदी आदत थी। वो आदत थी आलस की। वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाता था और देर तक सोता रहता था। पापा, आपकी वजह से हमें स्कूल जाने में बहुत देरी हो जाती है और टीचर से भी हमें बहुत डांट पड़ती है। आप सुबह जल्दी उठा करो ताकि आप हमें समय से स्कूल छोड़ सको। अरे बच्चों, मैं सुबह, यही तो दिक्कत है। मैं चाहकर भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। बहुत कोशिश करता हूँ पर नींद खुलती ही नहीं। हम भी तो जाग जाते हैं, आपकी नींद बस पूरी नहीं होती। बच्चों, मैं एक ऑटो तुम्हारे आने जाने के लिए लगा दूंगा जो तुम्हें समय से स्कूल ले जाएगा और वापस भी ले आएगा। तभी चंपक पापा के पापा यानी कि दादाजी आते हैं। बच्चों के लिए ऑटो लगा देगा लेकिन सुबह जल्दी नहीं उठेगा। अरे पापा, आप फिर शुरू मत हो जाना। ऐसा कहकर चंपक पापा काम के लिए निकल जाते हैं पर वो ऑफिस देर से पहुंचते हैं। पर उन पर तो इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। ये उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। वो तो हमेशा ही लेट आते थे और बॉस की डांट सुनते थे। बॉस: चंपक, टाइम देखो, आज तुम पूरे 2 घंटे लेट हो। तुम्हारी वजह से क्लाइंट भी चला गया। सॉरी सर, पर मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी मेरी कंधों पर आ गई है। मुझे ही बच्चों को तैयार करना है, खाना बनाना है और स्कूल छोड़कर आना पड़ता है। बस इसी में लेट हो जाता हूँ। बॉस को चंपक पापा की बातें सुनकर तरस आ जाता है और वो उसे आगे कुछ नहीं कहते। लेकिन पापा अपनी आदत से अभी भी बाज नहीं आते और हमेशा की तरह ऑफिस लेट पहुँचते हैं और हर दिन एक नया बहाना बनाते हैं। एक दिन तो बॉस को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने चंपक से कहा, आज से तुम 1 घंटे बाद घर जाओगे। सबके जाने के बाद तुम्हें 1 घंटा रुककर ऑफिस में काम करना है, समझे? ठीक है सर। चंपक को 1 घंटे और रुककर काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो तो इस बात से बहुत खुश था। तभी चंपक के पास उनके एक कलीग आए जिनका नाम चुन्नू बंदर था। अरे चंपक भाई, मुझे तो आपकी बहुत फिक्र हो रही है। आप ध्यान से काम करना क्योंकि रात को यहाँ भूत आते हैं। एक बार मैं ऑफिस में रुका था तब एक भूत ने मुझे पकड़ लिया था। तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं बच गया। पर उसके बाद से आज का दिन है, मैं कभी ऑफिस में रात को नहीं रुका। ऐसा कहकर चुन्नू बंदर वहाँ से चला जाता है। अरे ये सब तो कहने की बातें हैं, असल में कोई भूत वूत नहीं होता। मैं तो 1 घंटा सो जाऊंगा और फिर घर जाऊंगा। काम कौन करने आया है यहाँ? 5 बज जाते हैं और सभी लोग ऑफिस से चले जाते हैं। चंपक अपने कैबिन में ही बैठा रहता है और सबके जाने के बाद सो जाता है और खराटे लेने लगता है। लेकिन तभी उसकी नींद अचानक से खुलती है और वो देखता है कि दरवाजे से उसके कैबिन के अंदर एक फाइल चलती हुई आ रही है। उसे देख वो डर जाता है। अरे ये फाइल अपने आप कैसे चल रही है? कहीं वो चुन्नू बंदर सही तो नहीं कह रहा था? हे भगवान, मेरी रक्षा करना। हे भूत महाराज, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से यहाँ कभी नहीं रुकूंगा। प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो। फाइल अभी भी चले जा रही थी। चंपक का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो ऑफिस से निकलकर बाहर आ जाता है और तेजी से भागने लगता है। गार्ड उसे देखता है तो चंपक उससे कहता है, भाग जाओ, ऑफिस के अंदर भूत है। कौन सा भूत? मैं भी तो देखूं जरा। गार्ड ऑफिस के अंदर जाता है तो वो देखता है कि फाइल अपने आप चले जा रही थी। गार्ड फाइल को उठाकर देखता है तो पाता है कि फाइल के नीचे तो एक छोटा चूहा था जो इधर उधर भाग रहा था। लेकिन उस दिन के बाद से चंपक सुधर जाता है और आलस छोड़कर ऑफिस समय पर जाता है। एक शहर में आरती नाम की एक हिरन रहती थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम टिनी था। टिनी बहुत ही मासूम खरगोश थी। वह पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। एक दिन वो जब घर आई, मम्मी मैं कभी भी स्कूल में मॉनिटर नहीं बनी हूँ। पता है मेरा बहुत मन करता है मैं भी मॉनिटर बनूं एक बार, लेकिन मेरे टीचर मुझे मॉनिटर बनाते ही नहीं है। बेटी तू उदास क्यों होती है? देखना एक दिन तू भी मॉनिटर जरूर बनेगी। बस तू अच्छे से पढ़ाई कर और खुद डिसिप्लिन में रह, फिर देखना कैसे तेरी क्लास टीचर तुझे खुद ही क्लास का मॉनिटर बना देगी। काश मम्मी ऐसा ही हो। कुछ दिन बाद क्लास के मॉनिटर मोनू लोमड़ की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए वह स्कूल में नहीं आ पाता और पायल टीचर बहुत सोचने के बाद क्लास के लिए एक मॉनिटर को चूज करती है, जिसमें से एक वह टिनी को चुनती है। बच्चों, क्लास में कोई मॉनिटर ना होने की वजह से मैंने क्लास मॉनिटर के लिए इस बार टिनी
टिनी को चुना है और आज से क्लास टीचर मॉनिटर टिनी ही होगी। सब इसकी बात मानेंगे। टिनी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, मगर उसे पता नहीं था कि एक क्लास मॉनिटर का क्या क्या काम होता है और वो क्या करते हैं। मैम, मगर मुझे तो पता ही नहीं है कि क्लास मॉनिटर क्या करते हैं। अरे टिनी, इतना मत घबराओ, तुम धीरे धीरे सब समझ जाओगी कि क्या काम करना है। ज्यादा मुश्किल नहीं है बच्ची, मैं तुम्हें समझा दूंगी। ठीक है मैम। टिनी को मॉनिटर बने 2 दिन हो गए थे, मगर उसे अभी तक पता ही नहीं था कि उसे क्या करना है। तभी एक दिन टिनी की टीचर पायल मैम टिनी से कहती हैं, सुनो टिनी, तुम यहाँ पर खड़े हो जाओ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। तब तक तुम क्लास का ध्यान रखना और देखना कि कोई बच्चा शोर न मचाए और शैतानी ना करे। ठीक है मैम। पायल मैडम चली जाती हैं। इनके जाते ही बच्चे यहाँ से वहाँ शोर शराबा करने लगते हैं और उनका शोर क्लास के बाहर तक जाने लगता है। टिनी के मना करने पर भी उसकी कोई नहीं सुनता। थोड़ी देर में टीचर आ जाती हैं और ये सब देख टिनी से कहती हैं, ये सब क्या है टिनी? इतना शोर क्यों मचा रखा है तुमने? और इन बच्चों को तुम चुप क्यों नहीं करवा रही? मैडम, मैंने तो इन्हें बहुत समझाया, मगर ये मेरी एक भी नहीं सुन रहे। अच्छा, ऐसी बात है तो बेटा, अब से जब मैं कमरे से बाहर जाऊंगी तो तुम शैतानी करने वाले बच्चे का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख देना, फिर मैं आकर उन्हें पनिशमेंट दूंगी। जी ठीक है मैम। और ये लो टिनी, ये अटेंडेंस रजिस्टर है, इसे तुम प्रिंसिपल ऑफिस में जमा करके आओ। जाओ। ठीक है मैम। अगले दिन फिर से मैडम को काम होता है। वे क्लास से बाहर जाती है तो टिनी मस्ती शोर करने वाले बच्चों का नाम ब्लैक बोर्ड पे लिख दी है। मैडम जब आती हैं तो ब्लैक बोर्ड पर नाम देखकर कहती हैं, ये चीज जिसके नाम लिखे हुए हैं वह हाथ ऊपर खड़े हो जाओ, चलो। तभी टिंकू शेर, चुन्नू भालू और ओमी लोमड़ा खड़े हो जाते हैं और टिनी से भी गुस्सा हो जाते हैं। तुमने हमारा मैडम को नाम दिया था ना, अब हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी, चलो निकलो यहाँ से, और ना हम आज से तुम्हारे दोस्त, हमारी कट्टी। टूनी दुखी हो जाती है और अपने घर जाती है। रोते रोते अपनी माँ को सारी बात बताती है। बेटी, इतनी सी बात से तो दुखी है, तुम तो चाहती थी ना कि तुम मॉनिटर बनो। अब जब मॉनिटर बनी हो तो बाबू, ये सब समस्याएं तो सामने आएंगी ना, लेकिन ऐसे रोने से ठीक नहीं होगा। तुम्हें खुद ही ने सब कुछ ठीक करना होगा। बस थोड़ा सा सोच समझ कर फैसला लेना पड़ेगा मेरी बच्ची। मैं समझ गई माँ, मुझे क्या करना है। अगले दिन वह स्कूल जाती है और हमेशा की तरह मैडम को काम होता है। वो बाहर चली जाती हैं। टिनी सभी पर नजर रखती है। सभी शांत बैठे थे। दोस्तों, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हारा नाम मैडम को नहीं देना चाहिए था, मगर एक मैं मॉनिटर हूँ ना, इसलिए मेरी ये ड्यूटी है। लेकिन दोस्तों, अगर तुम शोर मचाए बिना आराम से बात करोगे तो मैं तुम्हारा नाम नहीं लिखूंगी। ये तो बहुत अच्छा है टिनी, अब से हम जोर नहीं मचाएंगे, अब से हम सभी दोस्त बनकर रहेंगे टिनी। इस तरह से टिनी सभी से दोस्ती भी कर लेती है और मॉनिटर होने की ड्यूटी भी पूरी करती है। जबलपुर गांव के जंगल में बबली एक ठेले में गन्ने का जूस बेचा करती थी। उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलती थी और गर्मी में तो ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती थी। बबली सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी। ऐसे ही बहुत समय तक काम करते हुए उसने बहुत पैसे कमाए और फिर कालू से शादी कर ली। अपनी सफलता के कारण उसको बहुत घमंड हो गया था और वो गरीब ग्राहकों से बदतमीजी से बात करती थी। बबली दीदी, मुझे 2 ग्लास ताजा गन्ने का जूस देना, मैं आपको पैसा कल दे दूंगा। अगर कल पैसे देने हैं तो कल ही जूस पीना। तुम गरीब लोगों की सेवा के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। अरे बबली दीदी, आप ऐसे कैसे बात कर रही है? मैं तो आपका रेगुलर ग्राहक हूँ। देखो बंटी भैया, पैसे रखो और जूस पियो। और हाँ, आज से गर्मी शुरू हो रही है ना, आज से 20 रुपया ग्लास नहीं बल्कि 40 रुपया ग्लास गन्ने का जूस मिलेगा। इस तरह से बबली बहुत घमंड हो चुकी थी। गरीब ग्राहकों से पैसे रखवाती थी, फिर गन्ने का जूस देती थी। कोई गन्ने का जूस नहीं बेचा था जिसकी बबली फायदा उठा रही थी। लेकिन अगले ही दिन बबली की दुकान के सामने पीलू चिड़िया अपना गन्ने का जूस का ठेला खोलती है। उसकी दुकान चलती देखकर बबली उसे जलने लगती है। पीलू चिड़िया, तुम मेरे ठेले के सामने गन्ने का जूस क्यों बेच रही हो? मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगी। अरे सुंदरी दीदी, गुस्सा मत करो। जंगल में इतने ग्राहक हैं कि हम दोनों की दुकान अच्छे से चल सकती है।
पीलू की बातें सुनकर बबली चुप हो जाती है। पीलू अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करती थी, जबकि बबली अभी भी बहुत घमंड से रहती थी। जल्द ही पीलू की दुकान में भीड़ लगने लगती है, क्योंकि वो गन्ने का जूस को सिर्फ 15 रुपए में बेचा करती थी। ये पीलू तो बहुत ही चालाक निकली, सस्ते दामों में जूस बेच रही है। इसकी दुकान बंद करवा दूंगी। मैं भी दाम कम कर देती हूँ, लेकिन उतने पैसों में मैं गन्ने का जूस नहीं बेचूंगी, बल्कि केमिकल वाला नकली मिलावटी जूस बेचूंगी। ग्लास का जंबो साइज बड़ा देखकर जंगल वाले मेरे ही पास आएंगे और पीलू की दुकान बंद हो जाएगी। फिर ऐसा सोचकर बबली अपने घर में केमिकल वाला जूस तैयार करती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। जंबो गन्ने का जूस ले लो, जंबो गन्ने का जूस। इतने बड़े गन्ने का जूस कभी नहीं देखे होंगे। जंगल के पक्षी बबली की आवाज सुनकर उसकी दुकान की तरफ भागते हैं और ग्लास का साइज देखकर लालच में आ जाते हैं और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में बबली के जंबो गन्ने का जूस बिक जाता है। देखा पीलू चिड़िया, मुझसे पंगा लेने का नतीजा, मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा के ही रहूंगी। उसी दिन से पीलू की दुकान में ग्राहकों की कमी होने लगती है और अगले दिन से तो कोई भी उसकी दुकान नहीं जाता है। थोड़े ही दिनों में पीलू को दुकान बंद करने की नौबत आ जाती है। तभी एक दिन डॉक्टर हरिया उसकी दुकान पहुंचते हैं। पेलो, मुझे एक गिलास जूस देना, बबली की दुकान में भीड़ है, मुझे लेट हो रहा है, नहीं तो मैं उसी की दुकान में जाता। ये लीजिए डॉक्टर सर। अरे वाह, ये बहुत ताज़ा है। ऐसा करो, तुम मेरे हॉस्पिटल में रोज 20 गिलास भेज दिया करो मरीज के लिए। पीलू ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और हरिया के मरीज उसके गन्ने का ताज़ा जूस पीकर ठीक हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ बबली की दुकान से गन्ने का जूस पीने वाले पक्षी आते हैं और उल्टियाँ करने लगते हैं। अरे ये क्या, इन्हें तो उल्टियाँ हो रही है। उनका टेस्ट होता है और उनसे हरिया पूछता है कि वो लोग क्या खाए पिए थे। तब वो बताते हैं कि रोज वो बबली के यहाँ जूस पीते हैं। बबली, तुमने इस गन्ने की जूस में क्या मिलाया है? तुम्हें पता है सबको किडनी में स्टोन्स हो गए हैं। इन सब की तबीयत खराब हो गई है तुम्हारी दुकान का गन्ने का जूस पीकर। अरे वो ये लोग पीलू की दुकान का जूस पिया करते थे। फिर हरिया बताता है कि पीलू की दुकान के जूस से उसके बीमार मरीज ठीक हो गए हैं। इसके पहले बबली कुछ बोल पाती, सभी पक्षी उसको घेर लेते हैं। बबली, तुम हमसे इतना सारा पैसा लेती हो गन्ने के जूस का, लेकिन ये जहर बेच रही हो। वो पीलू कम दाम में भी हमें स्वादिष्ट और सेहतमंद गन्ने का जूस पिलाती है। अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना होगा। ऐसा कहकर सभी पक्षी बबली को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पीलू पूरी ईमानदारी के साथ स्वादिष्ट गन्ने का जूस बेचना जारी रखती है और जंगल वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब जंगल में बस उसी की गन्ने का जूस का दुकान थी। बबली अपने लालच के कारण सजा भुगत रही थी। पीलू और बाकी लोग अब हंसी खुशी रहने लगते हैं। पापा, इस बॉक्स पर भी ऐसा ही ताला लगा है। बेटा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसके अंदर क्या है। बच्चों, इसके अंदर मेरे बचपन का खजाना है। क्या कहा पापा, इसके अंदर आपका खजाना है? क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। एक दिन मोना शेरनी, जो कि चिंटू और ननकी की मम्मी है, वह काम कर रही थी तो चिंटू वहाँ जाता है। मम्मी मम्मी, वो जो ऊपर जो कमरा है उसमें क्या रखा हुआ है? जब देखो वह कमरा बंद ही रहता है। चलो ना उसे खोल कर देखते हैं आखिर क्या है उस कमरे में। नहीं चिंटू, जाकर अपनी पढ़ाई करो। चलो, ऐसे काम में तुम्हारा बहुत दिमाग चलता है। मैंने मना किया ना तुम्हें, जिस काम के लिए मना किया जाए वह मत किया करो, लेकिन तुम फिर भी नहीं समझते हो। चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। चलो। जब भी मैं आपसे उस कमरे के बारे में पूछता हूँ तो आप मुझे ऐसे ही पढ़ाई के नाम पर भगा देते हो। मुझे बता क्यों नहीं देते कि आखिर उसमें क्या रखा हुआ है? चिंटू बंदर अपनी मम्मी से बोल ही रहा था कि तभी वहाँ ननकी लोमड़ी भी आ जाती है। मम्मी, इस डब्बे को खोलो ना, इस पर ताला लगा हुआ है। इसे खोलकर दिखाओ मुझे, इसके अंदर क्या रखा हुआ है। वह कम था क्या जो दूसरी तू आ गई? मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि ये सब पापा का सामान है, इसे हाथ मत लगाया करो। ये सब पापा के जरूरी हो सकता है, इसलिए अब तुम इन्हें रखो और जाओ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो।
मम्मा प्लीज मुझे बताओ ना इसके अंदर क्या रखा हुआ है। इसे खोलकर तो देखो ना, इसके बाद हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। बोला ना बच्चों, नहीं का मतलब नहीं। चलो जाओ, अब मुझे काम करना है और फिर बाजार भी जाना है। तुम खुद अपने पापा से ही पूछ लेना। चलो अब मुझे काम करने दो। थोड़ी देर में मम्मी बाजार के लिए चली जाती है और चिंटू बंदर और ननकी लोमड़ी मौका पाते ही उस डब्बे को फिर से खोलने में लग जाते हैं, मगर ताला लगा होने की वजह से वह उनसे खुलने वाला नहीं था। वह मायूस होकर अपने पापा रॉकी भालू के पास जाते हैं। पापा, आपने इसके अंदर ऐसा क्या रखा हुआ है जो मम्मी इसे हमें कभी नहीं छूने देती? आप इसे खोलिए ना। अच्छा, तो तुम इसे क्यों खुलवाना चाहते हो? पापा इसे खोल दीजिए ना, हमें बस देखना है इसमें क्या रखा है। अच्छा ठीक है, मैं इसे खोल दूंगा, मगर मेरे पास एक और ऐसा ही बॉक्स है, वो भी मैं अभी लेकर आता हूँ, रुको। रॉकी भालू अंदर अपने कमरे में से एक और बॉक्स लेकर आता है जिस पर भी ऐसा ही ताला लगा हुआ था। पापा, इस बॉक्स पर भी ऐसा ही ताला लगा है। बेटा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसके अंदर क्या है बच्चों। इसके अंदर मेरे बचपन का खजाना है जो मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है, तुम्हें इन दोनों बॉक्स में से अपना एक एक बॉक्स पहले ही चूज करना पड़ेगा। तो तुम अपने लिए एक एक बॉक्स चूज कर लो। क्या कहा पापा, इसके अंदर आपका खजाना है क्या? सच में? अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तो ये वाला बॉक्स लूंगी। तो ठीक है पापा जी, ये वाला बॉक्स मैं लूंगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें से जो भी निकलेगा वो तुम्हें रखना होगा। चलो बच्चों हटो, मुझे ताला खोलने दो। रॉकी सबसे पहले चिंटू वाला बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर बहुत सारी किताबें होती हैं, जिसे देखकर चिंटू बहुत उदास हो जाता है। फिर रॉकी ननकी वाला बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर उसे बहुत सारे खिलौने मिलते हैं, जिसे देख चिंटू और उदास हो जाता है। तब ननकी अपने भाई को देखकर उससे कहती है, भाई क्या हुआ, आप उदास क्यों हो रहे हो? आप तो मेरे भाई हो और जो मेरा है वो आपका भी तो है ना, और जो आपका है वो मेरा है, तो ये खिलौने भी तो आपके हुए ना। चिंटू ये सुनकर बहुत खुश होता है। भैया, अब साथ में इन किताबों को हम पढ़ेंगे और इन खिलौने से भी खेलेंगे। हाँ ननकी, हम पापा के खजाने से बहुत मस्ती करेंगे। तुम तो सच में बहुत समझदार हो मेरे बच्चों। मैं यही तो देखना चाहता था कि तुम दोनों अपने अपने खजाने के साथ क्या करोगे, मगर तुमने उन्हें साथ में खेलने के बारे में सोचा। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तुम मेरे खजाने का फायदा उठाओ और जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो और मस्ती करो। दोनों खिलौने लेकर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए बाहर चले जाते हैं। थोड़ी देर में निधि जन्मदिन का केक काटती है। सभी वह केक खाते हैं। चिंटू खरगोश भी वह केक खाता है। पार्टी खत्म होने के बाद निधि बंदरिया सभी को चॉकलेट देती है। निधि बंदरिया का जन्मदिन आने वाला है और निधि बंदरिया के पापा रॉकी भालू काम से आ गए हैं। निधि की माँ शारदा लोमड़ी रसोई में खाना बना रही है। आज निधि बहुत ज्यादा खुश है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बेटी निधि, कल तुम्हारा जन्मदिन है, तो बताओ बेटा तुम क्या खाना चाहती हो? तुम्हारे जन्मदिन पर मैं शारा तुम्हारा मनपसंद का खाना बनाना चाहती हूँ। मम्मी, आपका जो भी मन हो आप अपनी मर्जी से बना लो, मैं तो कुछ भी खा लूंगी। मम्मी, आपने मेरे जन्मदिन के लिए इतनी बड़ी पार्टी प्लान की, मेरे लिए यही काफी है। मम्मी, बस आप मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। देखा न शारदा, हमारी बच्ची अब बड़ी हो गई है, हमारी कितनी फिक्र करती है। अच्छा निधि बेटा, बताओ तुम्हें अपने इस जन्मदिन पर क्या गिफ्ट चाहिए? हम तुम्हें वही ला कर देंगे। पापा मम्मी, आप मुझे खुशी खुशी जो भी देंगे मुझे वो बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरे गिफ्ट के लिए इतना परेशान मत होइए। मैं तो बस चाहती हूँ कि आप मेरे जन्मदिन पर आकर बहुत मस्ती करें। और हाँ पापा, मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में जो मोना आंटी काम करती हैं, कल वह भी मेरे जन्मदिन पर शामिल हो और वह भी मेरे जन्मदिन पर बहुत मजे करे। ठीक है निधि, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं अभी तुम्हारी मम्मी से कहता हूँ, वह जाकर मोना से कल जन्मदिन के पार्टी में आने के लिए कह देगी। सुनो शारदा, तुम मोनी लोमड़ी से कह देना वह अपनी बेटी के साथ कल निधि की जन्मदिन पार्टी में आ जाए। ठीक है जी, मैं उसे कह दूंगी। मोना लोमड़ी के आते ही शारदा उसे जन्मदिन के लिए इनवाइट कर देती है। मोना लोमड़ी खुशी खुशी अपने घर जाकर अपने बेटे चिंटू खरगोश से कहती है, अरे चिंटू बेटा, कल निधि का जन्मदिन है और कल तुम्हें मेरे साथ जाना है। उन्होंने अपनी पार्टी में हमें बुलाया है। अगले दिन चिंटू निधि की पार्टी में जाता है। थोड़ी देर में निधि जन्मदिन का केक काटती है। सभी वह केक खाते हैं। चिंटू खरगोश भी वह केक खाता है। यह केक तो बहुत टेस्टी है, पूरा चॉकलेट से बना है। ऐसा केक तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। पार्टी खत्म होने के बाद
निधि बंदरिया सभी को चॉकलेट देती है। मेरा तो पेट केक से ही भर गया है, अब ये चॉकलेट मैं कल खाऊंगा, इसे यहीं रख देता हूँ। ऐसा कहकर वह उसे कहीं पर रख देता है। अगले दिन स्कूल से लौटकर उसे याद आता है कि वह चॉकलेट उसने अभी तक खाई नहीं, तो वह उसे उठाकर खाने लगता है। वह बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अरे वाह, ये चॉकलेट तो केक से भी ज्यादा अच्छी है। क्यों ना इसे मैं धीरे धीरे करके खाऊं? एक दिन में खा लूंगा तो कल नहीं खा पाऊंगा। हाँ, मैं आधी कल खाऊंगा और आधी उसके अगले दिन वह स्कूल से लौटते हुए देखता है कि एक आम के पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हुए थे, तो वह भी मन ही मन सोचने लगता है, क्यों ना मैं भी इस आम की पेड़ की तरह अपनी एक चॉकलेट का पेड़ लगाऊं। मैं अभी बाकी बची हुई चॉकलेट अपने घर के आंगन में बो देता हूँ और उसे पानी दे दूंगा। कुछ ही दिन में पेड़ आ जाएगा और मैं बहुत सारी चॉकलेट खाऊंगा और रोज खाऊंगा। वह तुरंत अपने घर जाता है और बची हुई चॉकलेट उठाकर जमीन में गड्ढा खोदकर उसे बो देता है और उस पर मिट्टी डालकर उस पर पानी भी डाल देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वहाँ उसकी माँ मोना लोमड़ी आ जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ चिंटू, तुम बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? हाँ मम्मी, मैंने ना यहाँ पर अपनी चॉकलेट डाली है। कुछ ही दिन में ना यहाँ एक बड़ा सा पेड़ उग जाएगा, फिर मैं रोज चॉकलेट खाऊंगा और मम्मी मैं तुमको भी चॉकलेट खिलाऊंगा। अरे मेरे मासूम से बच्चे, ऐसे चॉकलेट का पेड़ थोड़ी उगता है। तुमने लालच में आकर अपनी चॉकलेट भी खराब कर ली। चिंटू को अपनी गलती का एहसास होता है कि वह चॉकलेट के लालच में आकर गलती कर दिया है। हीरापुर गांव के जंगल में कड़क सेठ बहुत ही अमीर, लालची और धोखेबाज सेठ था। उसके बेहिसाब संपत्ति थी। पेट्रोल पंप, फिल्म थिएटर, गाड़ियों का कारोबार, सोने हीरे की दुकानें वगैरह थी। कड़क जल्द ही एक मॉल भी शुरू कर देता है। पीलू उसी गांव में एक छोटी सी किराना दुकान चलाती थी, लेकिन आजकल उसकी दुकान में भीड़ नहीं रहती थी। वो काफी परेशान रहने लगी। उसी समय टिल्लू आता है। पेला दे दे, एक कोल्ड ड्रिंक देना तो पीलू कहती है, ये लो कोल्ड ड्रिंक। टिल्लू भैया, आजकल ज्यादा लोग मेरी दुकान में आते नहीं हैं, क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों है? तो टिल्लू कहता है, हाँ आजकल क्या है ना, सभी चीज ऑनलाइन ही मिल जाती है। माचिस से लेकर कार तक सब कुछ ऑनलाइन इंटरनेट में मिल जाता है। और देखो, एक डिलीवरी बॉय जा रहा है। तो पीलू कहती है, अच्छा तो ये लोग हैं जो सामान डिलीवर करते हैं ऑनलाइन कंपनियों के लिए, लेकिन इसमें हम छोटे दुकानदारों का क्या फायदा है? तो टिल्लू कहता है, तुम ऐसा करो कि किसी मेन मार्केट जगह में अपनी दुकान लगा लो। बड़ी दुकानों में भीड़ रहेगी, कुछ लोग तुम्हारे यहाँ भी आ जाएंगे। इसके बाद पीलू घर आके अपने पति बंटी को सब कुछ बताती है। तो बंटी कहता है, कड़क सेठ का मॉल इस जंगल में बहुत चलता है, क्यों ना तुम उसी के बगल में दुकान खोल लो, पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा। लेकिन कड़क सेठ बहुत चालाक था। जैसे ही उसे पता चला कि पीलू उसके मॉल के बगल में दुकान खोलना चाहती है, तो वो उसे एक सौदा कर लेता है। देखो बंटी, पीलू मेरे मॉल के सामने तुम्हारी दुकान की कोई औकात नहीं रहेगी। तुम एक दुकान मुझसे खरीद लो, 5 लाख रुपए में, उसी में तुम्हारी भलाई है। तो बंटी कहता है, अगर आप हमें 5 लाख में दुकान देंगे तो हम ले लेंगे कड़क सेठ। तो पीलू कहती है, ठीक है हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन बहुत दिन गुजर जाने के बाद भी उनकी दुकान उन्हें कड़क सेठ नहीं देता है। दोनों पति पत्नी उसके पास जाते हैं। कड़क सेठ, आप हमें हमारा पैसा वापस दे दीजिए, हमें आपसे दुकान नहीं खरीदनी है। तो कड़क कहता है, ठीक है, ये लो 1 लाख रुपए। पीलू कहती है, लेकिन हमने आपको 5 लाख दिए थे ना। तो कड़क कहता है, तो मैंने कहा है क्या बुकिंग कैंसिल कराने के लिए? अब बुकिंग करोगे तो 10 लाख लूंगा। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो ये भी नहीं दूंगा। दोनों पति पत्नी दुखी मन से घर आते हैं। तो पीलू कहती है, अब हम क्या करेंगे जी, हमारी पूरी संपत्ति खर्च हो गई है। बंटी कहता है, मुझे सोचने दो, कोई न कोई रास्ता तो निकलना होगा। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया के पास जाता है। वो एक ऑटो मैकेनिक था। उसके पास एक पुरानी गाड़ी थी। बंटी अपने दोस्त से पूरी बात कहता है और हरिया उसे उस गाड़ी का उपयोग बताकर एक आइडिया देता है। बंटी बहुत खुश हो जाता है। वो घर आकर पीलू को अपना प्लान बताता है। तो पीलू कहती है, ये तो
तो वाकई बहुत अच्छा प्लान है। अगले दिन बंटी गाड़ी में पूरी किराना दुकान सजा कर निकलता है। लोग बड़ी हैरानी के साथ उसे देखते हैं। तभी जाबाज कहता है, अरे ऐसे सुपरमार्केट तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो बबली कहता है, वाह वाह बंटी भैया, पीलू दीदी, आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया है। अब से मैं आपके इस गाड़ी सुपर बाजार से ही सामान खरीदूंगा। तो बंटी कहता है, ये गाड़ी सुपर बाजार पूरे जंगल वालों के लिए सबसे सस्ती दुकान है। मॉल भूल आओ, वहाँ का महंगा सामान भूल जाओ। यहाँ गाड़ी सुपर बाजार से किफायती कीमत में सामान खरीदो। हमारी गाड़ी बाजार आपके पास एक फोन कॉल में खुद ही चल कर आएगी, आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने की परेशानी से बचाएगी और मॉल जाने की तकलीफ से भी आपको छुट्टी मिलेगी। इस तरह से बंटी और पीलू अपना गाड़ी सुपर बाजार चलाने लगते हैं और जंगल के पक्षी उनको बुला बुला कर उन्हीं के यहाँ सामान खरीदने लगते हैं। जल्द ही कड़क का महंगा मॉल बुरी तरह से नुकसान में चला जाता है और जो उसने बैंक लोन लिया था वो नहीं चुका पाता है। इस वजह से उसे जेल हो जाती है। फिर पीलू और बबलू हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।